रिया के माँ बाप ने जब उस दिन कमलेश से उसकी शादी का फरमान सुना दिया था, तब रिया ने दो टूक भाषा में अपना फैसला दे दिया था कि वह किसी कमलेश से ब्याह नहीं करेगी। वह तो राहुल से ही ब्याह करेगी, नहीं तो मर जाएगी। उसके मरने की बात पर माँ बाप पल भर को सकपकाए थे, लेकिन फिर आक्रामक हो उठे थे। उस राहुल से ब्याह करेगी जिसका ना तो कमाने खाने का ठिकाना है और ना ही रहने का। क्या खिलाएगा और कहाँ रखेगा वह तुम्हें? माँ ने भी दहाड़ा था कि कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हमें मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। कहानी को अब विस्तार से जाने। अरे अरे, कोई रोको उसे, मर जाएगा वो। अचानक से आधी रात को शोर सुनकर सारे लोग जाग गए और जो देखा देखकर वे भी चीख पड़े। जल्दी से उसे वहां से खींचकर नीचे उतारा गया, वरना जाने क्या अनर्थ हो गया होता। यह तीसरी बार था जब राहुल अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार भी उसे किसी ने बचा लिया, वरना अब तक तो वह मर गया होता। क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम जानी जिलाधिकारी को जब राहुल की आत्महत्या करने की बात पता चली, और जब भी कि वह न तो ठीक से खाता पीता है और न ही किसी से बातें करता है, वह खुद में ही गुमसुम रहता है। कुछ पूछने पर बस वह अपने घर जाने की बात कहकर रो पड़ता है। तो डीएम को भी फिक्र होने लगी कि अगर इस लड़के ने क्वारंटाइन सेंटर में कुछ कर लिया तो बहुत बुरा होगा। जिलाधिकारी ने वहां रह रहे एकांतवासियों से पूछा कि उन्हें दिया जा रहा भोजन गुणवत्ता युक्त है या नहीं। हाथ धोने के लिए साबुन, मास्क, तौलिया आदि की व्यवस्था कर के बारे में भी जानकारी ली। फिर वहां की देखभाल करने वाले केयर टेकर को खूब फटकार लगाई कि वह करता क्या है। एक इंसान आत्महत्या करने की क्यों कोशिश कर रहा है, उसे जानना नहीं चाहिए। फांसी लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर क्यों? उस जिलाधिकारी ने जब राहुल के समीप जाकर पूछा तो भरभरा कर उसकी आंखें बरस पड़ी। कोई तकलीफ है यहाँ? बोलो ना, मरना क्यों चाहते हो? अपने परिवार के पास नहीं जाना है? जब जिलाधिकारी सनोज दुबे ने कहा तो सिसकियां लेते हुए राहुल कहने लगा, जाना है साहब, कब से कह रहा हूँ, मुझे घर जाने दो। पर कोई मेरी सुनता ही नहीं। कहते हुए राहुल फिर सिसकियां लेते हुए रो पड़ा। तो जिलाधिकारी सनोज को उस पर दया आ गई। हाँ तो चले जाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बल्कि जहाँ कोई रहने नहीं आया है, अवधि पूरी होगी, सभी को भेज दिया जाएगा अपने अपने घर। बताओ, और कोई बात है? यहाँ किसी चीज़ की समस्या हो रही है? नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप बूढ़े और बीमार हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। कहते हुए राहुल का गला भरा गया, लेकिन जिलाधिकारी को लग रहा था कि बात कुछ और भी है जो राहुल को खाए जा रही है। अपने घर परिवार से दूर क्वारंटाइन सेंटर में 15-20 दिनों से रह रहे राहुल पर मानसिक दबाव बढ़ने लगा था। वह रात को उठकर जहां वहां घूमने लगता और अजीब सी हरकतें करता था। कभी वह क्वारंटाइन सेंटर की ऊंची दीवार को नापता, तो कभी बड़े से लंबे दरवाजे को आंखें गड़ाकर देखता। कई बार तो वह पेड़ पर चढ़ जाता ताकि वहां से फांद कर दीवार पार कर सके, पर कामयाब नहीं हो पाता। राहुल की इस हरकत पर उसे फटकार भी पड़ी थी, लेकिन उसका कहना था कि उसे घर जाना है, क्योंकि अब उसके सब्र का बांध टूटने लगा है। उसने कई बार मरने की भी धमकी दी थी कि अगर उसे उसके घर नहीं जाने दिया गया तो वह अपनी जान दे देगा, लेकिन कौन सुनने वाला था यहाँ उसका। सब उसे पागल बताहा कहकर चुप करा देते और हंसते, जैसे सच में वह कोई पागल हो, लेकिन वह पागल नहीं था। यह बात कैसे समझाए सबको कि उसे यहाँ से जाना है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। जिलाधिकारी सनोज के पूछने पर राहुल कहने लगा, साहब अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी चल रही थी हमारी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पर इस कोरोना ने एक झटके में सब बर्बाद कर दिया साहब। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, ना ही नौकरी और ना ही मेरा प्यार। बोलते बोलते राहुल की हिचकियां बंध गई और वह बिलख कर रोने लगा। साहब, हम गरीबों की तो किस्मत ही खराब है, वरना क्या दाल रोटी पर भी मार पड़ जाती। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी हमारी, मेहनत मजदूरी करके खुश थे हम, लेकिन सब मटिया मेट हो गया। अपने आंसू पोंछते हुए राहुल बताने लगा कि अभी 2 साल पहले ही वह अपने गांव सिवान से गुजरात आया था। वह यहाँ मिस्त्री का काम करता था, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। अपने माँ बाप के पास घर भी पैसे भेजता था, लेकिन अब क्या करेगा समझ नहीं आ रहा था। बताने लगा कि वह यहाँ अहमदाबाद में एक कमरे का घर लेकर रह रहा था। सोचा था कि माँ बाप को भी ले आएगा, सब साथ मिलकर रहेंगे, लेकिन जिंदगी में ऐसे उथल पुथल मच जाएगी नहीं सोचा था। राहुल हमेशा खुश रहने वाला, हंसकर बोलने वाला इंसान था, और यही बात रिया को
जो उसकी ही बस्ती में रहती थी और वह नेपाल से थी, उसके करीब लाता था। राहुल का साथ रिया को खूब भाता था। उसके पिता बड़े बाजार से थोक भाव में सब्जी फल लाकर बाजार में बेचते थे। उसी से उनके 8 परिवार का खर्चा चलता था। रिया भी 2-4 घरों में झाड़ू बर्तन करके कुछ पैसे कमा लेती थी। मगर राहुल को रिया का दूसरे के घरों में झाड़ू बर्तन करना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। उसे जब कोई गंदी नजरों से घूरता तो राहुल की आंखों में खून उतर आता। मन करता उसका कि जान ही ले ले उसकी। कितनी बार उसने रिया से कहा कि छोड़ दे वह लोगों के घरों में काम करना, पर रिया उसकी बात को यह कहकर टाल दिया करती कि उसे क्यों बुरा लगता है, कौन लगती है वह उसकी। वैसे तो रिया को भी दूसरे के घरों में झाड़ू बर्तन करना अच्छा नहीं लगता था, मगर क्या करे वह भी, अब 8-8 जनों का पेट एक ही कमाई से थोड़ी भर सकता था। कितनी बार लोगों की भेदती नजरों का वह निशाना बनी है। जिन घरों में वह काम करती है, वहाँ के मर्द ही उस पर गंदी नजर रखते हैं। कहते तो बेटी बहन समान है, पर गलत इरादों से यहाँ वहाँ छू छाप कर देते हैं। देखने की कोशिश करते हैं कि लड़की कैसी है, लेकिन रिया उस टाइप की लड़की थी ही नहीं। वह तो अपने काम से मतलब रखती थी। गरीबों के पास एक इज्जती तो होती है, वही चली जाए तो मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। कुछ बोल भी नहीं सकती थी। अगर आवाज़ उठाती तो उल्टे मुंह गिरती। सो बचकर रहने में ही अपनी भलाई समझती थी। गलती रिया के माँ बाप की भी कम नहीं थी। एक बेटे की खातिर पहले तो धड़ाधड़ 5 बेटियां पैदा कर ली और अब उसी बेटी को दूसरे तीसरे घरों में काम करने भेजने लगे ताकि पैसे की कमाई होती रहे। चूंकि रिया घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर ही थी। बेचारी दिन भर चक्कर घिन्नी की तरह पिसती रहती, फिर भी माँ से गालियाँ पड़ती कि करम चली कहाँ गुलछर्रे उड़ाती फिरती है पूरे दिन। इधर रिया को देखकर राहुल का कलेजा दुखता रहता, क्योंकि प्यार जो करने लगा था वह उसे। अपने काम से वापस आकर हर रोज वह घर के बाहर खटिया लगाकर बैठ जाता और रिया को निहारता रहता था। लेकिन आज कहीं भी उसे रिया नहीं दिख रही थी। सो हैरान परेशान सा वह इधर उधर देख ही रहा था कि उसके सिर पर आकर कुछ गिरा। देखा तो पेड़ पर चढ़ी रिया उसके सिर पर पत्ता तोड़ तोड़ कर फेंक रही थी। ओ रिया, तुमने फेंका? राहुल लपका। नहीं तो फेंका होगा किसी ने, एक पत्ता मुंह में दबाते हुए शरारती अंदाज में रिया बोली। देख, झूठ मत बोल, मुझे पता है कि तुमने फेंका है। अच्छा, और क्या क्या पता है तुझे? कहकर वह पेड़ से नीचे कूदकर भागने लगी कि राहुल ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ राहुल, कोई देख लेगा। अपना हाथ राहुल की पकड़ से छुड़ाते हुए रिया बोली। नहीं छोड़ूंगा, पहले ये बता तूने मेरे सिर पर पत्ता क्यों फेंका? आज राहुल को भी शरारत सूझी थी। हाँ फेंका तो क्या कर लेगा? अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाते हुए रिया बोली और दौड़कर अपने घर भाग गई। दिन भर का थका हारा राहुल रिया को देखते उत्साह से भर उठता और रिया भी राहुल को देखते बौरा जाती, भूल जाती दिन भर के काम को और अपनी माँ की डांट को भी। एक दूसरे को देखते ही दोनों सुकून से भर उठते थे। 18 साल की रिया और 22 साल का राहुल के बीच कब और कैसे प्यार पनप गया उन्हें पता ही नहीं चला। इश्क परवान चढ़ा तो दोनों कहीं अकेले मिलने का रास्ता तलाशने लगे। दोनों बस्ती के बाहर कहीं गुपचुप मिलने लगे। मोहब्बत की कहानी गूंजने लगी। तो बात रिया के माता पिता तक भी पहुंची और रिया के प्रति उनका नजरिया सख्त होने लगा, क्योंकि रिया के लिए तो उन्होंने किसी और को पसंद कर रखा था। इसी बस्ती का रहने वाला कमलेश से रिया के माता पिता उसका ब्याह कर देना चाहते थे। और वह मोहन भी तो रिया पर गिद्ध जैसी नजर रखता था। वह तो किसी तरह उसे अपना बना लेना चाहता था और इसलिए वह वक्त बेवक्त रिया के माँ बाप की पैसों से मदद करता रहता था। कमलेश राहुल से ज्यादा कमाता तो था ही, उसने यहाँ अपना 2 कमरे का घर भी बना लिया था। और सबसे बड़ी बात कि वह भी नेपाल से ही था। तो और क्या चाहिए था रिया के माँ बाप को? कमलेश बहुत सालों से यहाँ रह रहा था, तो यहाँ उसकी काफ़ी लोगों से पहचान भी बन गई थी। काफ़ी धाक थी इस बस्ती में उसकी, इसलिए तो वह राहुल को हमेशा दबाने की कोशिश करता था। मगर राहुल कहाँ किसी से डरने वाला था। अक्सर दोनों आपस में भिड़ जाते थे, लेकिन उनकी लड़ाई का कारण रिया ही होती थी। कमलेश को जरा भी पसंद नहीं था कि रिया उस राहुल से बात भी करे। दोनों को साथ देखकर वह बुरी तरह जल घुट जाता। रिया का जिस्म, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, पतले लाल लाल होंठ और उसके सुनहरे बाल पर जब कमलेश की नजर पड़ती तो वह उसे खा जाने वाली नजरों से घूरता।
रिया भी उसके गलत इरादों से अच्छी तरह वाकिफ थी, तभी तो वह उसे जरा भी नहीं भाता था। उसे देखते ही वह दूर छिटक जाती। और वैसे भी कहाँ रिया और कहाँ वह कमलेश, कोई मेल था क्या दोनों का? काला कलूटा नाटा भूटा वह कमलेश रिया से कम 14-15 साल बड़ा था। उसकी पत्नी प्रसव के समय साल भर पहले ही चल बसी थी। एक छोटा बेटा है। उसके ऊपर 5-1 साल की एक बेटी भी है, जो दादी के पास रहती है। वही दोनों बच्चों की अब माँ है। वैसे भी पीने खाने वाली कमलेश की पत्नी मरी या उसने खुद ही उसे मार दिया, क्या पता। क्योंकि आए दिन तो वह अपनी पत्नी को मारता पीटता ही रहता था। राक्षस एक नंबर का। अब जाने सच्चाई क्या है। मगर रिया को वह फूटी आंख नहीं सुहाता था। उसे देखते ही रिया को घिन आने लगती थी। मगर उसके माँ बाप जाने उसमें क्या देख रहे थे, जो अपनी बेटी की शादी उससे करने को आतुर थे। शायद पैसा, जो उसने अच्छा खासा कमा कर रखा हुआ था। लेकिन रिया का प्यार तो राहुल था। उसके साथ ही वह अपने आगे के जीवन का सपना देख रही थी। और उधर राहुल भी जितनी जल्दी हो सके उसे अपनी दुल्हन बनाने को व्याकुल था। अपनी माँ से भी उसने रिया के बारे में बात कर ली थी। मोबाइल से उसका फोटो भी भेजा था, जो उसकी माँ को बहुत पसंद आया था। कई बार फ़ोन के जरिए रिया से उनकी बात भी हुई थी। और अपने बेटे के लिए रिया उन्हें एकदम सही लगी थी। एक शाम रिया की कोमल कोमल उंगलियों को अपनी उंगलियों के बीच फंसाते हुए राहुल बोला था, रिया छोड़ देना लोगों के घरों में काम करना। मुझे अच्छा नहीं लगता, छोड़ दूंगी, ब्याह कर ले जा मुझे। रिया ने कहा था। हाँ, ब्याह करके ले जाऊंगा एक दिन, और देखना रानी बनाकर रखूंगा तुम्हें। मेरा बस चले ना रिया, तो मैं आकाश के दहलीज पर बने 7 रंगों की इंद्रधनुषी अल्पना से सजी तेरे लिए महल खड़ा कर दूं। कहकर मुस्कुराते हुए राहुल ने रिया के गालों को चूम लिया था। लेकिन उनके बीच तो जात पात और पैसों की दीवार आकर खड़ी हुई थी। तभी तो रिया के घर से बाहर निकलने पर पहरे गहराने लगे थे। जब वह घर से बाहर जाती तो किसी को साथ लगा दिया जाता था, ताकि वह राहुल से मिल ना सके, उससे बात ना कर सके। लेकिन हवा और प्यार को भी कभी किसी ने रोक पाया है? किसी न किसी वजह से दोनों मिल ही लेते। इधर रिया के माँ बाप जितनी जल्दी हो सके अपने बेटी का ब्याह उस कमलेश से कर देना चाहते थे। वह कमलेश तो वैसे भी शादी के लिए उतावला हो रहा था। उसे तो लग रहा था शादी कल हो, जो आज ही हो जाए। इधर राहुल कमलेश से जल्द बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेना चाहता था, ताकि रिया के माँ बाप से उसका हाथ मांग सके। और इसके लिए वह दिन रात मेहनत भी कर रहा था। दिन में वह मिस्त्री का काम करता तो रात में होटल में जाकर प्लेटें धोता था। लेकिन अचानक से कोरोना ने ऐसे तबाही मचाई कि राहुल का काम धंधा सब छूट गया। कुछ दिन तो रखे धरे पैसे से चलता रहा। इस बीच वह काम भी तलाशता रहा, लेकिन सब बेकार। अब तो दाने दाने को मोहताज होने लगा वह। कर्जा भी कितना लेता भला। भाड़ा न भरने के कारण मकान मालिक ने भी कोठरी से निकल जाने का हुक्म सुना दिया था। इधर उस कमलेश का रिया के घर आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ने लग गया, जिसे रिया चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। आकर ऐसे पसर जाता खटिया पर जैसे इस घर का जमाई ही बन गया हो। चिढ़ उठती रिया, पर कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन मन तो करता उसका मुंह नोच ले। उस कमलेश के बच्चे का या 2-4 गुंडे से इतना पिटवा दे कि महीना भर बिछावन पर से उठ ही न पाए। दर्द एक हो तो कहा जाए, यहाँ तो दर्द ही दर्द था दोनों के जीवन में। जिस दुकान से राहुल राशन लेता था, उस दुकानदार ने भी उधार में राशन देने से मना कर दिया। उधर गांव से खबर आई कि राहुल की चिंता में उसकी मां की तबीयत बिगड़ने लगी है। जाने बच भी पाई या नहीं। मकान मालिक ने कोरोना के डर से जबरदस्ती कमरा खाली करवा दिया। अब क्या करे जहां रहकर, और रहे भी तो कहाँ। इसलिए साथी मजदूरों के साथ राहुल ने भी अपने घर जाने का फैसला कर लिया। राहुल के गांव जाने की बात सुनकर रिया सहम उठी और उससे लिपट कर बिलक पड़ी। यह कहकर कि मुझे छोड़कर मत जाओ राहुल, मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मुझे मझधार में छोड़कर मत जाओ। राहुल की आंखों से बहते अविरल आंसुओं को देख राहुल की भी आंखें भीग गई, क्योंकि वह जानता था रिया और उसका साथ हमेशा के लिए छूट रहा है। उसके जाते ही रिया के माँ बाप कमलेश से उसका ब्याह कर देंगे। लेकिन फिर भी कुछ क्षण उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए आहिस्ता से राहुल ने कहा था, वह जल्द ही लौट आएगा। रिया जानती थी कि राहुल झूठ बोल रहा है, वह वापस नहीं आएगा। लेकिन जब भी सच था कि वह राहुल की है और उसकी होकर रहेगी, नहीं तो जहर खाकर अपनी जान खत्म कर लेगी। लेकिन उस अधेड़ उम्र के दुष्ट कमले से कभी ब्याह नहीं करेगी। रिया के माँ बाप ने उस दिन
कमलेश से उसकी शादी का फरमान सुना दिया था। तब रिया ने दो टूक भाषा में अपना फैसला दे दिया था कि वह किसी कमलेश से ब्याह नहीं करेगी। वह तो राहुल से ही ब्याह करेगी, नहीं तो मर जाएगी। उसके मरने की बात पर माँ बाप पल भर को सक पकाए थे, लेकिन फिर आक्रामक हो उठे थे। उस राहुल से ब्याह करेगी जिसका ना तो कमाने खाने का ठिकाना है और ना ही रहने का। क्या खिलाएगा और कहाँ रखेगा वह तुम्हें। माँ ने भी दहाड़ा था कि कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हमें मुंह दिखाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, और बाकी चार बेटियों का कैसे बेड़ा पार लगेगा। लड़की की लाश मिट्टी का सकोरा होता है, समझ बेटिया तू। मगर रिया को कुछ समझना पूछना नहीं था। दांत भींच लिए थे उसने यह कहकर, अगर तुम लोगों ने जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान दे दूंगी, सच कहती हूँ। और अपनी कोठरी में सिटकनी लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। रिया की माँ का मन तो कर रहा था बेटी का गला ही दबा दे ताकि सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। हाँ, क्यों नहीं चाहेगी। आखिर बेटियों से प्यार था ही कभी से। हम बेटियां तो बोझ है इनके लिए। अंदर से बुदबुदाई थी रिया। देखो इस कुलक्षणी को कैसे हमारी इज्जत की मिट्टी पलीत कर देना चाहती है। यह सब चाबी तो उस राहुल की घुमाई हुई है, वरना इसकी इतनी हिम्मत कहाँ थी। अरे नास बेटी, भले है तेरे माँ बाप, कोई और होता तो दुर्मुठ से कूट के रख देता। मेरे भाग्य फूटे थे जो मैंने तुझे पैदा होते ही नमक न चटा दिया। खूब आग उगली थी उस रात रिया की माँ ने। उगले भी क्यों ना, आखिर उसे अपने हाथ से तोते जो उड़ते नजर आने लगे थे। एक तो कमाऊ बेटी, ऊपर से पैसे वाला दामाद जो हाथ से सरकता दिखाई देने लगा था। सोचा था बाकी बेटियों का ब्याह भी कमलेश के भरोसे कर लेगी, मगर यहाँ तो ऊंचा बोल बोल कर आवाज फट चुकी थी रिया की माँ की। मगर फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसकी जिद तो अभी भी यही थी कि वह राहुल की है और उसकी ही रहेगी। रात में सबके सो जाने के बाद राहुल को फोन लगाकर कितना रोई थी वह। उसके जाने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ सब बताया, और जब भी कि अगर वह उसकी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं हो सकेगी। फिर कई बार राहुल ने फ़ोन लगाया पर बंद ही आ रहा था। कहते हैं सारी मुसीबत एक बार ही आ धमकती है इंसान की ज़िंदगी में, और यह बात आज राहुल को सही प्रतीत पड़ रही थी। कोरोना महामारी के कारण एक तो काम काजों शहर छूटा, फिर पता चला कि वहाँ माँ बीमार है, और अब यह सब। कहीं रिया ने कुछ कर लिया तो सोचकर ही राहुल का खून सूखा जा रहा था। लेकिन क्या करे वह भी, यहाँ से भाग भी तो नहीं सकता है। इसलिए उसने भी अपनी जान खत्म करने की सोच ली थी। ना जिएगा ना इतनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। आज उसे रिया का वह उदास चेहरा और थकी आंखें याद आ रही थी। मन कर रहा था करीब होती तो उसके अधरों पर अपने होंठ रखकर सारी उदासी सोख लेता। मुस्कुरा भी पड़ा था वह दिन याद करके, जब पहली बार रिया को आलिंगन में भरकर उसके अधरों को चूम लिया था, और लजाकर वह राहुल के सीने में सिमट गई थी। जीवन में पुरुष के साथ उसका यह पहला भरपूर आलिंगन था। रिया की रीढ़ में हल्की से झुरझुरी दौड़ गई थी। दोनों को एक दूसरे की छूती हुई परस्पर आकर्षण की हिलोरे का एहसास था। तभी तो दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए थे, बिना जमाने की परवाह किए। लता वितान के भीतर यह अनुभूति गहराई थी जब राहुल ने उसके होठों पर तप्त दबाव बढ़ाया था। यौवन वेग के अनेक स्पंदन अचानक देह में चमक उठे थे। इस आलिंगन और चुंबन की अवधि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई थी, लेकिन जमाने ने और कुछ इस कोरोना ने उन्हें जुदा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। राहुल की कहानी सुनकर जिलाधिकारी सनोज को उस पर दया आ गई कि एक गरीब इंसान को प्यार करने का भी हक नहीं होता। बूझी बूझी से उम्मीदों पर कोरोना का खौफ सबकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। ख्वाहिशों व उम्मीदों को समेट लोग खुश होकर दूसरे शहरों में कमाने खाने गए थे, लेकिन एक वायरस ने इनका सब कुछ छीन लिया। इन गरीब मजदूरों ने जिस शहर को सजाया संवारा, उसी ने इन्हें गैर बना दिया। अब तो बस दर्द ही याद है। अपने मन में ही सोचकर सनोज को उन मजदूरों पर दया आ गई कि आखिर गरीब लोग ही हमेशा क्यों मारे जाते हैं, वे ही क्यों दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो उन्हें राहुल पर दया आ रहा था कि उसका प्यार भी छिन गया, लेकिन उन्होंने भी सोच लिया कि जहाँ तक हो सकेगा वह इन मजदूरों की सहायता जरूर करेंगे। इधर कमले से शादी के जोर पड़ने पर रिया धीरे धीरे टूटने लगी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे इस शादी को रोके। मन तो कर रहा था कि धतूरे का बीज खाकर अपनी जान खत्म कर ले, लेकिन ऐसा भी वह नहीं कर सकती थी, क्योंकि मरना तो कायरता है। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है,
और वह लड़ेगी अपने माँ बाप से भी और इस जमाने से भी। सोच लिया उसने और अपने मन में ही एक फैसला ले लिया। रात में सोने से पहले उसने तकिए में मुंह छिपाकर राहुल का नाम लिया। उसका चुंबन याद आया और वह पुरानी सिहरन शरीर में झंझना गई। अपने प्लान के अनुसार सुबह मुंह अंधेरे ही वह घर से निकल गई और पैदल चल रहे मजदूरों के संग हो ली। जानती थी पैदल चलकर राहुल से मिलना इतना आसान नहीं होगा, पर अपने प्यार के लिए वह कुछ भी करेगी। हजारों क्या लाखों किलोमीटर चलना पड़े तो चलकर अपने प्यार को पाकर रहेगी। यह भी जानती थी कि उसे घर में ना पाकर गुस्से से सब बौखला जाएंगे। जहाँ तक होगा उसे ढूंढने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि तब तक वह काफ़ी दूर निकल चुकी होगी। राहुल के गांव घर का पता तो उसे मालूम ही था, फिर डर किस बात का था। 5 दिन बाद थके हारे कदमों से मगर विजयी मुस्कान के साथ वह अपने राहुल के सामने खड़ी थी। राहुल को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे तो लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहा हो, मगर यह सच था। रिया उसके सामने खड़ी थी। दोनों बालिग थे, इसलिए उनके शादी में रुकावट की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। क्वारंटाइन अवधि पूरी होते ही जिलाधिकारी सनोज ने अपनी देखरेख में दोनों की शादी ही नहीं करवाई, बल्कि एक भाई की तरह रिया को विदा भी किया। राहुल को उन्होंने रोजगार दिलाने में भी मदद की, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और अपनी जिंदगी अपने अनुसार जिए। इस कोरोना काल में राहुल ने बहुत मुसीबतें झेली, पर कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। राहुल और रिया के जीवन की नई शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।